नाउ दिस इज़ द सेकेंड वीडियो फॉर जनरल डिफेंस पार्ट 2। पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं अपना प्रीवियस वीडियो में। उसमें हमने वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया के बारे में बात करी थी और उसके एक्सेप्शंस के बारे में बात करी थी। अब सेकेंड है हमारा इनवाइटेबल एक्सीडेंट। इनवाइटेबल एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट्स यानी कि अनएक्सपेक्टेड इंजरी या इनवाइटेबल इवेंट किसी प्लेंटिफ को हो जाता है। If the plaintiff has an unexpected injury owing to an unforeseen and inevitable event in spite of reasonable care on the part of defendant, it is called the inevitable accident. The defendant has to prove that neither intended to injure the plaintiff nor had the means to avoid the injury by taking the reasonable care. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो प्लेंटिफ है उससे अनएक्सपेक्टेड इंजरी हो जाती है ड्यू टू डिफेंडेंट की वजह से, और डिफेंडेंट इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द रीजनेबल केयर बाय द डिफेंडेंट तब भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं इनवाइटेबल एक्सीडेंट। अब ये डिफेंडेंट को प्रूफ करना होता है कि उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था टू इंजोर द प्लेंटिफ और उसने प्रॉपर रीजनेबल केयर लिया है टू अवॉइड एनी डैमेजेस या टू अवॉइड एनी इंजरी टू द प्लेंटिफ, और उसके बाद भी अगर इंजरी कॉज हो जाती है तो हम इसे कहते हैं इनवाइटेबल एक्सीडेंट। अब दो फेमस केस लॉज हैं, एक है स्टैनले वर्सेस पोवेल और एक है ब्राउन वर्सेस कैनबेल। तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या होता है, एक शूटिंग एरिया में होते हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, हमारे शूटिंग एरिया में होता है। जो प्लेंटिफ होता है उसको उसको गोली लग जाती है जो डिफेंडेंट ने शूट करी होती है। जो डिफेंडेंट होता है वो एनिमल को बचाने के चक्कर में अपनी जब गन को दूसरी तरफ मोड़ता है तो वो प्लेंटिफ को वो शॉट लग जाता है और प्लेंटिफ जो होता है वो इंजर हो जाता है। इससे इन प्लेंटिफ को जो होती है वो इंजरी कॉज हो जाती है। इससे जो डिफेंडेंट है वो लायबल नहीं होगा क्योंकि एक इनवाइटेबल एक्सीडेंट था, उसने ऐसा कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया था। इसलिए यहाँ पे डिफेंडेंट जो होता है वो लायबिलिटी को देने से बच जाता है। वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द शूटिंग पार्टी एक्सीडेंटली शॉट एट वन मेंबर मिस्टेकिंग हिज मूवमेंट फॉर दैट ऑफ एन एनिमल की वजह से जो उसको मिस्टेक उससे हो जाती है। द कोर्ट हेल्ड दैट द इंजरी वॉज एन इंजरी एक्सीडेंट थी। अब सेकेंड केस है हमारा ब्राउन वर्सेस कैंडल इन अ फाइट बिटवीन टू डॉग्स। इसमें क्या होता है, जो दो डॉग्स होते हैं, एक डॉग तो प्लेंटिफ का होता है, एक डॉग जो होता है वो डिफेंडेंट का होता है। अब ये दोनों के डॉग्स जो होते हैं वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। अब ये करते करते जो जो प्लेंटिफ होता है वो उस फाइट को रोकने जा रहा होता है। अब क्या होता है, जो डिफेंडेंट होता है वो एक्सीडेंटली प्लेंटिफ को हिट कर देता है उन दोनों डॉग्स को सेपरेट करने में। नाउ क्योंकि जो डिफेंडेंट था, जो प्लेंटिफ था, वो उस डिफेंडेंट के पास खड़ा हुआ था और उसकी आई में इंजरी कॉज हो जाती है। तो अब यहाँ पे भी इनवाइटेबल एक्सीडेंट है क्योंकि डिफेंडेंट ऐसा कुछ भी जानबूझ के नहीं करना चाह रहा था, बल्कि वो दो डॉग्स को फाइटिंग होने से बचा रहा था, उसकी वजह से प्लेंटिफ की आई में लग गया। तो यहाँ पे जो कोर्ट है उसने ये बोला कि डिफेंडेंट इज़ नॉट लायबल फॉर एनी डैमेजेस कॉज टू द प्लेंटिफ। तो अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इन अ फाइट बिटवीन टू डॉग्स, वन बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ एंड अदर टू द डिफेंडेंट, वाइल ट्राइंग टू सेपरेट द डॉग्स, डिफेंडेंट एक्सीडेंटली हिट प्लेंटिफ हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय इन हिज आई, उसकी आँख में लग जाता है। हेल्ड द डिफेंडेंट वॉज नॉट लायबल एज द इंजरी टू द प्लेंटिफ वॉज द रिजल्ट ऑफ अ mere accident. It was an inevitable accident. अब सेकंड जनरल डिफेंस है हमारा एक्ट ऑफ गॉड। जो भी चीज़ें जो एक्ट ऑफ गॉड होती हैं वहाँ से भी हमको डिफेंस मिल जाता है। जैसे एक्ट ऑफ गॉड रेफर्स टू सम नेचुरल क्लैमिटी, जैसे हैवी रेनफॉल की वजह से कोई डैमेज हो जाता है, स्टॉर्म्स की वजह से, अर्थक्वेक्स की वजह से, वोल्केनोस की वजह से, इन सब की वजह से अगर कोई डैमेज हो जाता है तो कोई भी लायबल नहीं होता टू द प्लेंटिफ टू पे द प्लेंटिफ।
अब दो कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट, देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्सेस, मतलब सेकेंड, द occurrence मस्ट बी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉट द वन विच वुड हैव बीन एंटिसिपेटेड. कुछ कोई नेचुरल फोर्स की ही वजह से कुछ डैमेज हुआ हो. और सेकेंड है कि जो डैमेज है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा होना चाहिए. जैसे मान लो किसी का घर गिर गया या किसी का कुछ बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ, वहाँ पे ही जो ये एक्ट ऑफ गॉड का जनरल डिफेंस लगेगा. वन कैन प्रोटेक्ट वंस पर्सन और प्रॉपर्टी बाय यूजिंग रीजनेबल फोर्स. एक किसी भी खुद को ओन या एनोदर, अगर कोई किसी इंसान को खुद को या किसी और की प्रॉपर्टी या उसकी लाइफ को बचा रहा है, उसकी वजह से कोई रीजनेबल फोर्स यूज़ कर रहा है, तब हम उसे प्राइवेट डिफेंस कहेंगे. पर जो फोर्स होना चाहिए वो जस्टिफाइड होना चाहिए एंड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ डिफेंस. एंड इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिफेंस इज इफ एनी हार्म इज कॉज्ड. अगर सेल्फ डिफेंस करते करते कोई इंजरी कॉज हो जाती है तो जो डिफेंडेंट है वो लाइबल नहीं होगा. तो प्राइवेट डिफेंस क्या हो जाएगा? वन कैन प्रोटेक्ट वन person or property by using reasonable force. However, the use of force is justified only for the purpose of defense and in the process of self-defense. If any harm is caused, the defendant is not liable. अब इसके दो important features हैं. There should be imminent threat to personal safety or property. मतलब किसी इंसान को danger, imminent threat होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा थ्रेट होना चाहिए उसकी सेफ्टी को लेकर या उसकी प्रॉपर्टी को लेकर. तब वहाँ पे हम प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस यूज़ कर सकते हैं. और सेकंड, जो फोर्स है वो रीजनेबल होना चाहिए. मान लो एक ए इंसान था, उस पर कि एक डॉग ने अटैक किया. अब ए ने क्या किया? ए ने गन बाहर निकाली, उस पर पॉइंट आउट करी. अब जो डॉग था वो डर गया और ही रैन अवे फ्रॉम हिम. अब उसको दिख रहा है कि ही इज़ अवे फ्रॉम द डेंजर, बट देन ऑल्सो जो डॉग उससे भाग रहा था, उसने उस पर शूट कर दिया और जो डॉग था वो डेड हो गया. तो अब यहाँ पे उसका जो फोर्स था वो रीजनेबल नहीं था. क्यों? क्योंकि जब तक उसकी लाइफ पे डेंजर था तब तक ही कैन यूज़ द प्राइवेट डिफेंस. अगर ऐसा होता कि जो डॉग को गन दिखाने के बाद भी वो डॉग उसके पास में आता है उस पर अटैक करने के लिए, देन ही कैन शूट एंड देन इट विल बी अ रीजनेबल फोर्स. पर इस केस में यहाँ पर ए ने क्राइम किया है एंड ही विल लाइबल टू पे द डैमेजेस एंड द पनिशमेंट. अब इसका एक फेमस केस लॉ है, स्कॉट वर्सेस शेफर्ड. इसमें क्या होता है, एक कोई ए इंसान होता है, वो क्या करता है, वो एक फायर क्रैकर होता है, उसको एमलेसली कहीं पे भी क्राउड में फेंक देता है. अब क्राउड में एक स्वीट शॉप होती है, वहाँ पे वो जाके फायर क्रैकर गिरता है. अब वो फायर क्रैकर फटने से पहले ही जो वहाँ के ओनर होता है वो क्या करता है, वो उस फायर क्रैकर को उठाकर एमलेसली कहीं भी फेंक देता है. अब जो ये फायर क्रैकर होता है वो प्लेंटिफ पे जाके गिरता है. अब प्लेंटिफ को इसकी वजह से डैमेजेस होते हैं. तो यहाँ पे कोर्ट ये कहेगी कि ड्यू टू इन एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस द जो ओनर है, जो हमारे डिफेंडेंट है, ही इज़ नॉट लाइबल टू पे एनी डैमेजेस टू द प्लेंटिफ. एक बार पढ़ लेते हैं. ए थ्रू अ लाइटेड firecracker aimlessly in a crowded marketplace. It was about to land on a sweet stall. The owner of the shop, acting in the self-defense, quickly picked it and threw it. It fell on the plaintiff. Held that the sweet stall owner has acted in private defense या self-defense में उसने ये काम किया, and hence he is not liable to pay any damages to the plaintiff.